Hello friends, namaskar. Once again, welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे वुमेन हेल्थ के बारे में और महिलाओं की हेल्थ को लेकर अगर देखा जाए तो उनमें एक हड्डियों की गंभीर समस्या होती है ऑस्टियोपोरोसिस की, जो कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो आज इसी बीमारी को लेकर हम बात करेंगे। एक प्रकार से देखा जाए तो ये बीमारी क्या है, हमारी हड्डियों की एक कंडीशन है और देखा जाए तो एज के साथ-साथ हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होती जाती हैं। तो उसी में ऑस्टियोपोरोसिस की एक कंडीशन होती है, जिसमें हड्डियाँ अंदर से बहुत वीक हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं, यानी कि हमारे हड्डियों की जो डेंसिटी है, बोन डेंसिटी वो बहुत कम हो जाती है। तो मेनली ये इसमें होती है कैल्शियम लॉस के कारण होती है। कैल्शियम हमारी हड्डियों से निकलने लगता है और इसके कारण ये इनमें अंदर खोखलापन आ जाता है, हड्डियाँ अंदर से पोरस हो जाती हैं और काफ़ी ब्रिटल हो जाती हैं और देखा जाए तो इसके कारण बहुत जल्दी हमारी हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है। थोड़ा-सा भी जर्क लगता है, कोई झटका लगता है तो तुरंत फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है इस बीमारी का। और दोस्तों दूसरा अगर इसके लिए एक ख़ास बात इसमें क्या है कि इसके अगर सिम्पटम्स की बात करें तो इसके कोई डायरेक्ट सिम्पटम्स देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिए ये बीमारी साइलेंटली डेवलप होती रहती है और अक्सर इसका पता तभी चलता है जब हमें बार-बार फ्रैक्चर होते हैं। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ही इसका अंदाज़ लगा पाते हैं या वही चेक कर पाते हैं कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है और आपको बताते हैं। इससे पहले कोई इस पर ध्यान नहीं देता। तो दोस्तों इसकी एक कंडीशन होती है ऑस्टियोपिनिया। ऑस्टियोपिनिया ऑस्टियोपोरोसिस से पहले की कंडीशन है, जिसमें ऑलरेडी हमारी बोन कुछ हल्की हो जाती है, उनमें खोखलापन आना शुरू हो जाता है और ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। तो ये कंडीशन जो है देखा जाए तो अबव 50s की बात करें, जो महिलाएँ 50 के ऊपर हैं, उनमें लगभग 80% महिलाओं में ऑस्टियोपिनिया पाया जाता है, यानी कि वो ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ अग्रसर हो चुकी हैं। तो इस टाइप की कंडीशन में अगर इसे आप इसको मतलब इसकी जाँच करवा लेते हैं, इसके बारे में आपको पता चल जाता है, तो आप ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन से अपने आप को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। तो इसमें अब दूसरा प्रश्न उठता है महिलाओं में ही ये क्यों ज़्यादा होती है? तो इसके मुख्य जो बायोलॉजिकल कारण है वो देखें तो महिलाओं में इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि इन जनरल देखा गया है कि महिलाओं की हड्डियाँ पुरुषों की अपेक्षा कुछ हल्की होती हैं, उनका बोन मास कुछ कम होता है और बोन मास कम होने के कारण, बोन डेंसिटी कम होने के कारण उनमें ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी डेवलप होने की संभावना हो जाती है। और दूसरा जो नेचुरल कारण है वो ये है कि महिलाओं को मेनोपॉज़ से गुज़रना पड़ता है। जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है तो उसके बाद कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं, जिसमें एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल में काफ़ी ड्रॉप होता है, जिसके कारण उनकी हड्डियों से कैल्शियम तेज़ी से निकलने लगता है और उनका बोन मास काफ़ी कम होने लगता है तेज़ी से और हड्डियाँ हल्की हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ चली जाती हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया इसके कोई सिम्पटम्स तो देखने को मिलते नहीं, तो इससे बचाव एडवांस में कैसे किया जाए? और एडवांस में बचाव करना हमेशा बेहतर होता है, जैसा कि कहावत है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर तभी फॉलो कर पाएँगे जब हमें कुछ आइडिया मिले कि हमें क्या होने वाला है, शरीर में क्या होने की संभावना है, तो हम उस पर एक्शन ले सकें टाइम रहते हुए। तो दोस्तों चूँकि इसके सिम्पटम्स नहीं होते तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो इस बीमारी को जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये अक्सर देखा गया है कि जो हमारी बोन्स हैं, हड्डियाँ हैं, ये भी एक प्रकार का लिविंग टिश्यू हैं, जीवित ऊतक हैं। यानी कि इनमें हमेशा जैसे हमारी सेल्स और हमारी पूरी बॉडी में हम जानते हैं ज़्यादातर हमारे सेल्स टूटते रहते हैं, पुराने सेल्स और नए सेल्स बनते रहते हैं। इसी तरह हड्डियों में भी जो बोन सेल्स हैं वो नए सेल्स बनते रहते हैं और पुराने सेल्स टूटते रहते हैं। तो एक एज के बाद बोन सेल्स की टूटने की प्रक्रिया ज़्यादा तेज़ हो जाती है और बनने की प्रक्रिया कम होती है, तो हमारी बोन बोन लॉस होने लगता है और यही अगर बहुत तेज़ी से होता है, तो फिर ये ऑस्टियोपोरोसिस की शेप ले लेता है। तो दोस्तों इसमें अगर इस चीज़ को हमें कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो हमें पता कैसे चलेगा ये? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये साइलेंट है, इसका जल्दी सिम्पटम्स नहीं आता बोन लॉस का किसी पेन वगैरह के रूप में। तो इसके लिए हमें ये सावधानी रखनी चाहिए, एक तो आपको करीब 35 साल की एज के बाद अपना बीएमडी बोन मास डेंसिटी टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए, जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि आपकी बोन्स की क्या कंडीशन है। और इसके बाद 40-45 के एज के आसपास या आपका जब महिलाओं के लिए जब मेंसेस बंद होता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लोज़ होती है, उसके बाद यानी कि मेनोपॉज़ के बाद तुरंत ज़रूर आप अपना बीएमडी चेक कराएँ, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपकी बोन की कंडीशन क्या है। तो जब आपको बोन की कंडीशन पता होगी तो आप उसको
उसके लिए कुछ सावधानियाँ ले सकते हैं और अपने आप को ऑस्टियोपोरोसिस से पूरी तरह बचा सकते हैं। तो ये 2 कारण थे, मुख्य कारण जिनके कारण औरतों में या महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या ज़्यादा होती है। और इसके अलावा कुछ जनरल कारण देखें, चाहे महिला हों या पुरुष हों, तो उसमें जनरल कारण की बात करें, तो एक ऐज के बाद जैसा कि बताया हड्डियों का क्षरण होता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ते ही हैं। तो ये महिलाओं और पुरुषों में दोनों में ही हो सकते हैं, तो पुरुषों को भी चेक कराना चाहिए एक ऐज के बाद। और इसी के साथ-साथ दूसरा एक चौथा बड़ा कारण है इसका, वो है कि अगर आप किसी लॉन्ग टर्म मेडिकेशन पर हैं, तो कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं, जिनके कारण ऑस्टियोपोरोसिस आपको डेवलप हो सकती है। इसमें ख़ास तौर से देखा जाए तो अगर आप लंबे समय तक स्टेरॉइड मेडिसिन्स पर हैं, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना लगभग 99% हो ही जाती है। तो इस टाइप के अगर किसी मेडिकेशंस पर रहे हैं, तो आप ज़रूर इस बात पर ध्यान दें, आप अपनी ऑस्टियोपोरोसिस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसकी इसकी गंभीर सिचुएशन से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो इतनी अवेयरनेस रखना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों, इसके लिए इससे बचा कैसे जाए? तो बचने के लिए इसमें क्या है, हमें अपने जो मेडिसिन्स तो बाद में आती हैं, वो तो इलाज की बात तो डॉक्टर ही करेगा, जब आपको आइडेंटिफ़ाई हो जाएगी कि ऑस्टियोपोरोसिस है। लेकिन प्रिवेंशन के तौर पर अगर बात करें, तो हमें डाइट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें आजकल ऑस्टियोपोरोसिस होने का कारण एक डाइट इम्बैलेंस डाइट भी है। मतलब डाइट आपकी बैलेंस नहीं है, मतलब कैल्शियम की अगर कमी रहती है आपकी डाइट में, तो भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। तो कैल्शियम आपको भरपूर डाइट से लेना चाहिए। तो नॉर्मली देखा गया है कि बहुत से लोगों को इसकी भी ठीक से अवेयरनेस नहीं होती, ख़ास तौर से महिलाओं को इसकी अवेयरनेस नहीं है। वो कहने को तो कैल्शियम रिच डाइट, दूध, दही वग़ैरह लोग ले लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, लेकिन एक्चुअल अवेयरनेस कि कितना कैल्शियम हमें पर डे लेना चाहिए, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। तो जब तक आपको यही नहीं पता हमें कितना कैल्शियम डाइट से लेना है, तो आप इसकी कैल्शियम की कमी को पूरा कैसे करेंगे? तो इस बारे में दोस्तों देखें तो जो आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इंडिया की संस्था, या फिर आपका जो एफएसएसएआई है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये दोनों ही संस्थाओं की रिकमेंडेशन की अगर बात करें, तो ये दोनों संस्थाएँ इनके अनुसार डेली कैल्शियम का जो रिक्वायरमेंट है, इनकी जो डेली की रिकमेंडेशन है, यानी कि आरडीए, रिक्वायर्ड डेली रिक्वायर्ड डाइटरी अलाउंस ऑफ कैल्शियम, वो है पर एडल्ट 1000 मिलीग्राम पर डे। मतलब 1000 मिलीग्राम पर डे किसी भी एडल्ट को कैल्शियम अपनी डाइट से लेना चाहिए। और यहीं अगर महिलाओं की बात करें, 51 और उससे ज़्यादा एज की महिलाएँ हैं, तो उन्हें लगभग 1200 मिलीग्राम, मतलब 1200 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे अपनी डाइट से लेना चाहिए। अब आप देखिए कि आप इतना कैल्शियम ले पाते हैं, तो शुरुआत के दौर में तो नहीं पता चलता, जब आपकी एज ज़्यादा होने लगती है, तब अगर आप कैल्शियम कम ले रहे हैं, तो उसका इफ़ेक्ट आपकी बोन्स पर डायरेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपका बोन लॉस एज के साथ-साथ बढ़ने लगता है। तो कैल्शियम लॉस भी बढ़ जाता है। और इसी के साथ एक और बड़ा कारण है, अगर आप कैल्शियम डाइट से पूरा नहीं ले रहे हैं, मतलब जो मात्रा भी हमने बताई, अगर ये पर डे आप पूरी नहीं ले रहे हैं, तो हमारे शरीर में क्या होता है कि कैल्शियम का लेवल 1% कैल्शियम हमारे ब्लड में रहता है। और ये 1% कैल्शियम जो ब्लड में होता है, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। ये हमारी हार्ट मसल्स के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, नर्वस फंक्शन के लिए और हमारी मसल्स के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये 3 ऐसे फंक्शन हैं, हार्ट, ब्रेन और मसल्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और इन फंक्शंस के साथ हमारी बॉडी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। तो इसलिए 1% कैल्शियम मेंटेन करती ही है हमारे शरीर में। और ये 1% कैल्शियम अगर आप डाइट से 1000 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे नहीं ले रहे हैं, तो ये मेंटेन नहीं रह पाता है। तो उस केस में इसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये अर्जेंट है, इसे मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी बोन से निकालना शुरू कर देती है, तो बोन से कैल्शियम लॉस होने लगता है और हमारी हड्डियाँ ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जाने लगती हैं। तो इसलिए डाइट से कैल्शियम की भरपाई करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, समझ में आया होगा आपको कि हमें डेली डाइट से कैल्शियम क्यों ज़रूरी है। तो यूँ तो कई लोग कहते हैं कि मैंने ब्लड टेस्ट कराया था, कैल्शियम नॉर्मल है हमारा। तो ब्लड टेस्ट में कैल्शियम का नॉर्मल होना इस बात का इंडिकेशन नहीं है कि आपकी हड्डियों से कैल्शियम निकला है कि नहीं। वो तो आपको अन्य कंडीशंस के बारे में बताता है, जैसे आपके कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में, थायराइड हार्मोन में अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में बता सकता है, और कुछ अन्य बीमारियों की जाँच के लिए होता है। ये कैल्शियम का जो ब्लड कैल्शियम की जाँच है, ये आपकी हड्डियों की हेल्थ को इंडिकेट नहीं करती है। तो ये तो दोस्तों कैल्शियम के बारे में ये जानकारी रही। अब अन्य जानकारी की बात करें, तो इसमें
हमें इससे कैसे बचा जाए। तो जैसे कि हमने बताया टाइमली इसका चेकअप कराइए, बीएमडी चेक कराइए और उसके बाद अपनी डाइट को मैनेज कीजिए, डाइटरी कैल्शियम के इंटेक को बढ़ाइए। तो इसमें आप देखेंगे कि जो लोग वीगन हैं या बिल्कुल डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं लेते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कैल्शियम को अपनी डाइट में भरपूर मात्रा में लेना। तो ऐसे लोगों में, ऐसी महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस से एक्चुअली नुकसान क्या होता है, तो यूँ डायरेक्टली तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस से कोई पेन वगैरह नहीं होता है, कुछ ऐसा ख़ास सिम्पटम्स पता नहीं चलता, कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जैसे ही जब अगर फ्रैक्चर एक ऐज के बाद हो जाता है, तो स्थिति आपकी गंभीर हो सकती है। क्योंकि इसमें ज़्यादातर कूल्हे का फ्रैक्चर होता है, यानी कि हिप फ्रैक्चर इन्वॉल्व है या फिर आपकी जो कलाई है, रिस्ट है, इसमें फ्रैक्चर हो जाता है या फिर आपकी स्पाइन में फ्रैक्चर हो जाता है। यूँ तो किसी भी हड्डी में कहीं भी फ्रैक्चर हो सकता है आसानी से, लेकिन इन 3 जगहों पर ज़्यादा तो फ्रैक्चर होते हैं और इसमें स्पाइन फ्रैक्चर और हिप फ्रैक्चर आपका काफ़ी गंभीर समस्या के रूप में हो सकते हैं, क्योंकि एक ऐज के बाद यहाँ पर जल्दी रिकवरी नहीं होती है और आपकी स्पाइन फ्रैक्चर से आपकी नर्व वगैरह भी इफ़ेक्टेड हो सकती हैं और आप गंभीर प्रॉब्लम से ग्रसित हो सकते हैं। और फ्रैक्चर के कारण भी आपकी लाइफ़स्टाइल काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो जाती है, क्योंकि ओल्ड एज होने के बाद, एक एज होने के बाद आप ऑस्टियोपोरोसिस के अगर शिकार हैं, तो आपके फ्रैक्चर में रिकवरी भी बहुत जल्दी नहीं होती। तो इस तरह से ये एक तरह की साइलेंट बीमारी है, लेकिन इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो इससे बचाव रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अपनी डाइट में आपको कैल्शियम इनफ लेना चाहिए, अच्छी मात्रा में लेना चाहिए और एक ऐज के बाद कैल्शियम का ज़रूर ध्यान रखें अपनी डाइट में। और मैं इसमें अन्य वीडियो कैल्शियम के ऊपर बना चुका हूँ, जिससे कि आपको पता चल सके कि आप उन वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा हमें कैल्शियम डाइट से कैसे पूरा करना चाहिए। यूँ तो इन जनरल बहुत से लोग कैल्शियम के बारे में जानकारी रखते भी हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, कैल्शियम रिच डाइट तो आप ले रहे हैं, लेकिन कितना कैल्शियम उससे आपको मिल पा रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस बारे में मैं किसी अन्य वीडियो में बात करूँगा, किस डाइट में कितना कैल्शियम मिल सकता है, कितना कैल्शियम आप ले सकते हैं। और इसी में एक ख़ास बात ये भी है, कैल्शियम डाइट में लेने का मतलब है कि आप विटामिन डी भी उसके साथ ले रहे हैं कि नहीं। अगर विटामिन की डी की डेफ़िशिएंसी है, जैसा कि आजकल पाया गया है इंडिया में, पुरुष हो या महिला हो, इन जनरल 70% लोगों में विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी है। तो अगर विटामिन डी कम है, तो कैल्शियम रिच डाइट लेने से भी आपको पूरा फ़ायदा नहीं मिलता, कैल्शियम पूरी तरह से एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाता। तो कैल्शियम विथ विटामिन डी आप ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें, जिससे कि आप कैल्शियम की भरपाई कर सकें और आप एज के बढ़ने के साथ-साथ ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन से अपने आप को बचा सकें। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है, तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। Thank you very much. See you in next video with some other health tips.